तो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है डास्क लिब्रो पर। और आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित गैसीय आयनों में अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो अयुग्लित से तात्पर्य यहाँ पर हमारा निकलता है कि हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताना है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो जाकर के डी ऑर्बिटल के अंदर पेयरिंग नहीं करेंगे। तो निम्नलिखित दे रखा है Mn3+, क्रोमियम 3+, वेनेडियम 3+ एंड टाइटेनियम 3+। फिर ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा जलीय विलयन में अति स्थायी होगा। तो यहाँ पर दो प्रश्न पूछे हैं इन द डिफरेंट लैंग्वेज। तो ये जलीय विलयन में कौन स्थायी होगा, इसको देखने के लिए हमको ऑर्बिटल्स की बीबीटी में जाना पड़ेगा और हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से कक्षक T2G में और EG में बनाते समय या टूटते समय स्थायी होते हैं। तो हमें यहाँ पर ये देखने की ज़रूरत है कि T2G और EG के अंदर कैसे स्थायी होते हैं और इनमें से अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है ये निकालने के लिए हमको इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना पड़ेगा। तो फटाफट से लिखना चालू करते हैं एक एक करके इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। Mn से स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं Mn का 25 होता है, तो इसका हो गया आर्गन 3d5 N4s2। अब ये कह रहा है कि Mn3+ का बताइए, तो लो साहब हम Mn3+ का बता देते हैं। तो Mn3+ के लिए क्या करेंगे अपन, Mn3+ के लिए हम दो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में से चले जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन 3D से चला जाएगा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा आर्गन 3d4। ठीक है। इसी तरीके से वो पूछ रहा है क्रोमियम 3+ के लिए बताइए। तो हम जानते हैं कि जो क्रोमियम है वो 24 नंबर पर आता है। तो 24 नंबर पर आने की वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है 3d5N4s1। तो अब ये कह रहा है क्रोमियम 3+ के लिए बताइए। तो लो साहब अब हम क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, 2 यहाँ से गए, तो क्रोमियम 3+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो हमारा हो जाएगा आर्गन 3d3। तो पहला तो ये आ गया हमारे पास, दूसरा ये आ गया। इसी तरीके से अपन तीसरा निकाल लेते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, वेनेडियम 3+। तो हम जानते हैं कि वेनेडियम हमारा आता है 23वें नंबर पर और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा आर्गन 3d3N4s2। ठीक है जी। तो वेनेडियम 3+ का क्या हो जाएगा, वेनेडियम 3+ में 3 इलेक्ट्रॉन गए, 2 यहाँ से गए, 1 यहाँ से गया, तो इसका हो गया आर्गन 3d2। अब चौथा जो है वो है हमारा टाइटेनियम। तो लो साहब टाइटेनियम का निकालो। टाइटेनियम 22वें नंबर पर है और ये हो गया आर्गन 3d2 4s2। तो जैसे अपन टाइटेनियम 2+ का निकालेंगे तो इसका हो जाएगा आर्गन 3d2, क्योंकि 3+ का निकालना है, 3+ का निकालेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बचेगा 1। ठीक है। तो अब इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इसके अंदर कितनी है, इसके अंदर कितनी है और इसके अंदर कितनी है, तो ये निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आया, मैं एक टेबल सा बना रहा हूँ। ठीक है बेटा जी, आपको अगर आप चाहो तो ये टेबल आप बना सकते हो। ठीक है, पेपर के अंदर डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला जो हमारे पास आया है, पहले तो अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, फिर 3D का विन्यास देखते हैं और फिर अपन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताते हैं। ठीक है जी, 3 काम हम करने वाले हैं। तो पहला है हमारे पास Mn3+, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी अपन ने निकाला था आर्गन 3d4। तो 3d4 के अंदर 3D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बचेंगे, हमें पता है 3D में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और हर कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाते हैं जब तक वह पूरा ना भर जाए या हाफ फिल्ड ना हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पर हुंड और पाउली के नियम्स को हमें याद रखना है। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भर देते हैं इसको। ये बेसिक जो 11वीं क्लास के नियम है, ये बिल्कुल कन्फिग्रेशन या विन्यास गलत होगा, हमको ऐसे ही भरना है। हुंड पाउली के नियम याद रखो, आप वाउ का नियम याद रखो, N+L का नियम जो होता है, सारे नियम हमको याद रखने। तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन या युग्मित नहीं होगा या पेयर नहीं होगा या फिर जोड़ा नहीं बनाएगा। इसके बाद में आ जाता है क्रोमियम 3+। तो क्रोमियम 3+ का अभी अपन ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला था आर्गन 3d3। तो इसके डी उपकोष में हमें 3 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित मिलेंगे। इसके बाद में आ जाता है हमारे पास वेनेडियम 3+। तो वेनेडियम 3+ का अभी अपन ने निकाला था आर्गन 3d2। तो इसके
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमें 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे और लास्ट में हमारे पास बचता है टाइटेनियम 3+। तो टाइटेनियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी निकाला था, आर्गन 3d1, और जब इसके इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इन कक्षक में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने आधा प्रश्न हमारा सॉल्व कर लिया है। आधा प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित आयनों में अयुग्मित या अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की गणना कीजिए। तो हमने इन सब के इलेक्ट्रॉन्स की गणना कर दी। अब ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जलीय विलयन में अति स्थायी होगा। अब अति स्थायी होने के लिए हमें ये देखना है कि इन सब में सबसे ज़्यादा कौन सा कक्षक स्थायी हो सकता है। ना तो ये वाला अर्धपूरित है, ना ये वाला अर्धपूरित है, ना ये वाला अर्धपूरित है और ना ये वाला अर्धपूरित है। हम जानते हैं कि जो पूर्ण भरित कक्षक होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्थायी होते हैं, और उससे कम अर्धभरित और उससे कम अपूरित। तो हमें यहाँ पर कोई भी कक्षक ऐसा नहीं दिखाई देता जो कि अर्धभरित हो। लेकिन ये कह रहा है जलीय विलयन में, जब जलीय विलयन में जाएगा तो वह ज्यामिति बनाएगा, क्योंकि जलीय विलयन में जाकर के लिए पानी के जो हमारे पास अणु हैं उनके साथ क्या होगा, उनके साथ बॉन्डिंग होगी किसकी, धातु की। और वहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जब ये बॉन्डिंग करेंगे तो बीबीटी लगेगी, और बीबीटी की वजह से इनकी एक नई ज्यामिति बनेगी। और जब भी नई ज्यामिति बनेगी, चाहे आप CFT लगाओ चाहे आप MOT लगाओ, तो क्या होगा कि जो हमारे डी कक्षक है वो स्प्लिट होंगे। और हमें पता है कि हमारे डी कक्षक 2 तरीके से स्प्लिट होंगे। कैसे कैसे स्प्लिट होंगे बोलो भाई। एक तो हमारा डी कक्षक स्प्लिट होगा ऐसे, 1 2 3 4 5। अगर 5 इलेक्ट्रॉन हो तो कैसे स्प्लिट होगा, अष्टफलकीय ज्यामिति में T2G में 3 चले जाएंगे और EG में 2 चले जाएंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो अगर T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो हमारा जो जलीय विलयन है वह बेहद स्थायी होगा। अब जलीय विलयन बेहद स्थायी होगा तो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन किस कक्षक से आ सकते हैं जो इसको अर्धपूरित कर दें, जो इसको क्या कर दें, अर्धपूरित कर दें। देखो यहाँ T2G अर्धपूरित हो गया, तो T2G में अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो यह अर्धपूरित हो जाएगा। तो अब इस बात का मौका मुआवना करने के बाद में हमें पता चलता है कि 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन केवल और केवल क्रोमियम में हैं, और जब क्रोमियम में 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो जलीय विलयन बनाते समय इसकी स्प्लिटिंग होगी। इसकी स्प्लिटिंग होगी तो हमारा आंसर क्या होगा, हम ये कहेंगे कि भैया देखो जो 3 इलेक्ट्रॉन थे वो किसके पास थे, वो थे हमारे पास क्रोमियम के पास। और क्रोमियम के पास जब 3 इलेक्ट्रॉन आए तो क्या हुआ कि इसकी स्प्लिटिंग हुई और T2G के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसकी वजह से क्रोमियम 3+ जो है हमारा वह सबसे ज़्यादा स्थायी होगा। अब इसको पेपर में लिखना कैसे, सिंपल भाषा में लिखना है। इन समस्त आयनों में Cr3+ अपने जलीय विलयन में अधिक स्थायी होगा, क्योंकि यह अर्धभरित या अर्धपूरित T2G अर्थात T2G3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रस्तुत करेगा। तो हमारे लिए प्रश्न बड़ा सिंपल सा है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते तो हम कह देते कि Mn या 5 इलेक्ट्रॉन वाला अयुग्मित होगा, इसलिए वह सबसे ज़्यादा स्थायी होगा। सिंपल नियम का याद रखना है। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।